मोक्ष का ध्यान एक पल के लिए भी स्तुति से हट नहीं रहा था। वो बार बार उसकी तरफ देखने को मजबूर हो जाता। खैर समय हो चुका था और पंडित जी ने अंगूठियां लाने को कहा, जिससे मोक्ष की धड़कन खुशी और उत्साह के मारे बढ़ गई और स्तुति की एक अनजाने डर के कारण। मोक्ष ने हाथ में अंगूठी ली और पहनाने ही वाला था कि अचानक से लाइट ऑफ हो गई और अंधेरा हो गया। अचानक से लाइट बंद हो जाने से सब लोग डर गए। मोक्ष भी हैरान हुआ कि इतनी ज़्यादा इन्वर्टर और जनरेटर का इंतजाम होने के बावजूद लाइट कैसे चली गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने मैनेजर को फ़ोन करके बोला, जिसने उसे ऐसे छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी सौंपी थी। राजीव, ये सब क्या है? लाइट कैसे चली गई? राजीव बोला, सर पता नहीं, मैंने तो पूरा इंतजाम करके रखा था इन्वर्टर और जनरेटर का, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये चल ही नहीं रहे हैं। वाट? मोक्ष हैरानी और थोड़े गुस्से से बोला तो राजीव बोला, यस सर, मैं सच कह रहा हूँ, नहीं चल रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अभी बस लाइट आ जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया और इलेक्ट्रीशियन से बोला, अरे भाई जल्दी करो ना, अभी सर बाहर आ जाएंगे और मेरी क्लास लग जाएगी। मेरी जिम्मेदारी थी ये, और इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, अब तो मेरी खैर नहीं। वो इलेक्ट्रीशियन बोला, सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये चल ही नहीं रहे हैं। लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे खराब किया है। अंदर सबने अपने अपने फ़ोन की टॉर्च जला ली थी अंधेरे के कारण। मोक्ष ने जैसे ही अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट जलाकर अपनी बगल में देखा तो एकदम हैरान रह गया। स्तुति वहां नहीं थी। वो इधर उधर देखने लगा कि शायद अंधेरे की वजह से वो साइड में हो गई हो या स्टेज से नीचे उतर गई हो। उसने चारों नज़र घुमाई, लेकिन स्तुति उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वो परेशान हो गया और उसे पुकारने लगा, स्तुति, स्तुति कहाँ हो तुम? स्तुति। वो इधर उधर उसे आवाज़ लगाने लगा, लेकिन स्तुति की आवाज़ नहीं आई। उसके पापा ने आकर पूछा, क्या हुआ मोक्ष बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो और स्तुति को ऐसे आवाज़ क्यों लगा रहे हो? वो कुछ कहने को हुआ ही था कि तभी एकदम से लाइट आ गई। सब लोग शांत हो गए, लेकिन मोक्ष शांत नहीं था। वो फिर से स्तुति को आवाज़ लगाने लगा कि किसी की आवाज़ ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ये आवाज़ श्लोक की थी। वो मोक्ष के एकदम सामने खड़ा था नीचे, और साथ में स्तुति भी। स्तुति को देखकर तो मोक्ष की जान में जान आई, लेकिन श्लोक को देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। श्लोक मोक्ष की तरफ देखते हुए बोला, मत चिल्लाओ हीरो, गला खराब हो जाएगा। मोक्ष कुछ बोलने को हुआ कि उसका ध्यान स्तुति के हाथ पर गया। इस वक्त श्लोक ने कसकर पकड़ रखा था। हालांकि स्तुति कोशिश कर रही थी उसे छुड़ाने की, लेकिन श्लोक की पकड़ से कहाँ छुड़वा पाती वो। मोक्ष चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर यू टू टच हर लाइक दिस? हाथ छोड़ो स्तुति का, नहीं तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। उसकी बात पर श्लोक मुस्कुराने लगा और बोला, लाइक योर डायलॉग्स, मैंने पहले भी कहा है ना कि मुझे डायलॉग्स मारने वालों से ज़्यादा उन्हें अप्लाई करने वाले लोग पसंद आते हैं। उन दोनों की बातें और यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। स्तुति और मोक्ष के मम्मी पापा तो बहुत ही हैरानी से यह सब देख रहे थे। श्लोक बोला, शौक से, बस जब तक ये हाथ मेरे जिस्म से जुड़े हैं तब तक तो ये मेरी जान के हाथ में ही रहेंगे। स्तुति भी गुस्से में श्लोक से अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? श्लोक ने स्तुति को अपने सामने लाया और मुस्कुराते हुए बोला, उफ जान, ये गुस्सा, कितना प्यार कर पाओगी खुद से अब? मोक्ष गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपनी। वो इतना कहकर आगे बढ़ने को हुआ कि तभी श्लोक के आदमी, जो कि मोक्ष के पीछे खड़े थे, उनमें से एक ने गन निकालकर मोक्ष पर पॉइंट कर दी। स्तुति चिल्लाई, मोक्ष! मोक्ष की मम्मी एकदम से डर गई और बोली, मोक्ष बेटा। श्लोक बोला, वहीं रुक जाओ मोक्ष खन्ना, आज तुम्हारा दिन नहीं है मेरे दोस्त। स्तुति मोक्ष से बोली, मोक्ष वहीं रुक जाओ प्लीज, ये इंसान पागल है, कुछ भी कर सकता है। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, देखा मेरी जान मुझे कितने अच्छे से जानती है। सही कहा जान, पागल तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। खैर अभी बेतुकी बातें बंद करते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। इतना कहकर वो स्तुति के सामने के घुटने पर बैठ गया और पॉकेट में से एक बॉक्स निकालकर स्तुति के सामने खोलकर बोला, विल यू मैरी मी माई लव? स्तुति हैरानी से उसे देखने लगी और स्टेज पर खड़ा मोक्ष भी गुस्से से श्लोक को घूर रहा था। श्लोक फिर से स्तुति की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, बोलो ना जान, करोगी मुझसे शादी?
बनोगी मेरी, बनाओगी मुझे अपना, हमेशा के लिए। स्तुति कुछ नहीं बोली तो श्लोक फिर से बोला, देखो ना आज दूल्हा भी यहाँ है, खुद की तरफ इशारा करते हुए, और दुल्हन भी यही है, स्तुति की तरफ इशारा करते हुए, और जगह भी है, माहौल भी है, मेहमान भी हैं, और ये सब साक्षी बनेंगे हमारे प्यार के। बताओ पहनोगी मेरे नाम की अंगूठी अपने हाथ में? स्तुति से गुस्से से घूर रही थी तो श्लोक उठा और उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ जान, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जैसे तुम जानती नहीं कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए कोई नई बात तो है नहीं, फिर क्यों इतनी हैरान हो रही हो? स्तुति गुस्से से उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, समझते क्या हो आखिर खुद को? बदमाश हो क्या? गुंडे हो जो अपने जोर के दाम पर कुछ भी करवा लोगे और मैं चुपचाप मान जाऊंगी? नहीं, गलत फहमी है तुम्हारी है। मैं तुमसे नहीं डरती इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तुम्हें जो लगता है तुम करो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, समझे तुम? श्लोक उसकी सदा पर मुस्कुरा दिया। कोई और अगर स्तुति की जगह होता जिसने श्लोक का कॉलर ऐसे सबके सामने पकड़ा होता तो उसके आदमी ऑफिसर सब तक उसे गोली मार चुके होते। लेकिन यह स्तुति थी जिसे यह कि श्लोक ने खुद दे रखा था। वो बस मुस्कुराया जा रहा था। उधर मोक्ष भी खुद को ऐसे बंधा हुआ महसूस कर रहा था। वो स्तुति की हिम्मत से खुश हुआ और बोला, वेरी गुड स्तुति, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। ये सब होते हुए देखकर सब घबराए हुए थे तो स्तुति की मम्मी ने मोक्ष से पूछा, मोक्ष बेटा ये सब क्या हो रहा है आखिर? कौन है ये और यहाँ क्यों आया है ऐसे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्लोक स्तुति की मम्मी के सामने आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, प्रणाम सासू माँ, मैं श्लोक उपाध्याय, आपका होने वाला जमाई। उसकी मम्मी हैरानी से, ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारा होने वाला जमाई मोक्ष है। वो तो वहाँ स्टेज पर खड़ा है जिसे तुम्हारे गुंडों ने गन पॉइंट पर रखा है। उनसे कहो कि उसे छोड़ दे। आज हमारी बेटी की सगाई है। बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है आज। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। हमारी खुशियों को पहले ही नज़र लगी हुई है। मुझे नहीं पता तुम्हारी मोक्सी के साथ क्या लड़ाई है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज के दिन ऐसा कुछ मत करो जिससे हमारी बेटी की बदनामी हो। प्लीज छोड़ दो मोक्ष को और चले जाओ यहाँ से। श्लोक मुस्कुराते हुए उनके हाथ को नीचे करते हुए बोला, हाथ मत जोड़िए आप मेरे सामने सासू माँ, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। उसकी इस बात पर स्तुति उसके सामने आकर बोली, शर्मिंदा और तुम? अरे शर्मिंदा तो वो लोग होते हैं जिनमें कोई शर्म है या बची हो, लेकिन तुम तो हो ही बेशरम। अगर शर्म होती तो आज यहाँ ऐसे तमाशा नहीं कर रहे होते। और मम्मी, आप इसके सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं? हाथ तो ये जोड़ेगा जब पुलिस के सामने, जब पुलिस इसे यहाँ से हथकड़ी पहनाकर ले जाएगी और जमकर इसकी वहाँ धुनाई होगी। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, आते ही होंगे वो लोग। पुलिस का नाम सुनते ही श्लोक को जोर से हंसी आ गई और वो खिलखिलाकर हंसने लगा। सब हैरानी से उसे देखने लगे, इसे अचानक से क्या हो गया है। श्लोक थोड़ी देर हंसने के बाद बोला, आई एम सॉरी, फिर स्तुति की तरफ देखकर बोला, नहीं नहीं पुलिस मत बुलाना प्लीज, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, पक्का, लेकिन एक शर्त पर। अगर मेरी वो शर्त पूरी होती है तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। बताओ अब क्या कहती हो? स्तुति आंखें छोटी करते हुए, और तुम्हें ये गलत फहमी क्यों है कि मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगी? कोई शर्त वर्त नहीं पूरी होगी तुम्हारी, और जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही यहाँ से। अपनी मर्जी से जाओ या मजबूरी से। श्लोक साइड में पड़ी हुई चेयर पर बैठते हुए बोला, सोच लो जान, तुम जानती हो ना कि कितना जिद्दी हूँ मैं। शर्त पूरी होगी तभी यहाँ से जाऊंगा, फिर चाहे पुलिस आए या यमराज खुद। फिर स्तुति की मम्मी से बोला, सासू माँ आप भी समझाइए ना अपनी बेटी को कि मान ले मेरी बात, मैं चुपचाप चला जाऊंगा यहाँ से। उसकी मम्मी कुछ कहती कि उससे पहले ही मोक्ष के डैड और स्तुति के पापा आए और श्लोक की तरफ गुस्से से देखने लगे। मोक्ष के डैड बोले, हो कौन आखिर तुम, और यहाँ ऐसे हमारे घर में तमाशा क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो पुलिस आ गई तो लंबे समय के लिए जेल से निकल नहीं पाओगे। इससे अच्छा अभी निकल जाओ यहाँ से। उनकी बात सुनकर श्लोक जोर से हंसा। श्लोक हंसते हुए उठा और बोला, चिंता मत कीजिए अंकल आप, मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है। आने दीजिए पुलिस को, लेकिन जो मैं करने आया हूँ वो तो करके ही जाऊंगा। इतना कहकर उसने स्तुति की तरफ देखा जो उसे ही गुस्से में घूर रही थी। स्तुति के पापा बोले, तुम मान क्यों नहीं जाते? श्लोक बोला, आप अपनी बेटी से कहिए कि मेरी बात मान जाए तो मैं भी मान जाऊंगा।
स्तुति के पापा स्तुति के पास गए और बोले, स्तुति बेटा, तुम कह दो ना एक बार उसे, जो भी वो चाहता है मान जाओ ना। स्तुति गुस्से से बोली, लेकिन क्यों माने हम इसकी बात? अपने घर की शांति और खुशियों की सलामती के लिए बेटा। तभी उसकी मम्मी भी आकर बोली, हाँ स्तुति बेटा, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त इसकी बात मानने से शायद कुछ ठीक हो जाए। इतने सारे मेहमानों के सामने शायद हमारी इज्जत बच जाए। बेटा, एक बार पूछ लो ना कि क्या चाहता है वो। स्तुति अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के कहने पर मैं ये कर रही हूँ। दोनों ने सर हाँ में हिलाया तो स्तुति श्लोक के सामने गई और बोली, बताओ क्या चाहते हो तुम, जिससे कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ। बोलो जल्दी। श्लोक मुस्कुराने लगा और बोला, यह हुई ना मेरी जान वाली बात। जानता था कि तुम समझदार हो, आखिर यूं ही तो मैं तुम्हारा दीवाना नहीं हूँ। यह बात उसने स्तुति के कान के पास आकर बोली तो स्तुति एकदम से पीछे हटते हुए बोली, बकवास मत करो और जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो हमारा। श्लोक बोला, सही कहा तुमने, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। तो मुद्दे की बात यह है कि, इतना कहकर उसने अपना चेहरा सबकी ओर कर लिया और जोर से बोलने लगा, मैं चाहता हूँ कि आज और अभी इसी वक्त स्तुति मुझसे सगाई करे। यह बात सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए और मोक्ष ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली और घूर कर तो वो पहले ही देख रहा था श्लोक को। बाकी सब भी हैरानी से श्लोक की तरफ देख रहे थे। श्लोक आगे बोला, जी हाँ, ठीक ही सुना है आप सभी ने। मैंने वही कहा जो आप सबने सुना। यही मेरी शर्त है कि स्तुति की सगाई मुझसे होगी, और वो भी आज, अभी, इसी वक्त, यही आप सबके सामने। यह बात सुनकर स्तुति को बहुत तेज गुस्सा आया और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और जाकर श्लोक के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। उस थप्पड़ की आवाज पूरे हाल में गूंज गई थी। श्लोक एक हाथ अपने गाल पर रखते हुए स्तुति की तरफ देखने लगा। स्तुति रोते हुए ही गुस्से में बोली, आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों मेरी शांति और सुकून मुझसे छीनना चाहते हो? क्यों मेरी खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, जिसका बदला मुझसे लेना चाहते हो तुम? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने, बताओ। इतना कहकर वो और जोर से रोने लगी। श्लोक उसके गाल को छूते हुए बोला, अपना गुनाह जानना चाहती हो ना तो सुनो। अपने दिल पर हाथ रखते हुए, ये इसे मुझसे छीना है तुमने, इसमें अपना बसेरा बना लिया है तुमने, इसे अपने नाम कर लिया है तुमने, वो भी बिना मेरी इजाज़त के। मुझे तुम्हें देखे बिना चैन नहीं मिलता। तुम्हारे बिना ये दुनिया खोखली लगने लगती है मुझे, और तुम्हारे पास आते ही सुकून मिलने लगता है। लगता है अब और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे बिना जीने का सोच कर ही दिल में दर्द होने लगता है। यह है तुम्हारा गुनाह कि तुमने मुझे, श्लोक उपाध्याय को, इश्क का रोग लगा दिया। वो भी ऐसा वैसा इश्क नहीं, बल्कि जिद्दी वाला इश्क। और शायद इतने गुनाह काफ़ी होंगे तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहने की सज़ा देने के लिए। बताओ। स्तुति का दिल उसकी बातें सुनकर जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि उसे कहीं तो उसकी बातों में एक सच्चाई और एक इंटेंसिटी नजर आ रही थी। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में, जो कि एक झूठ बोलने वाले इंसान की आंखों में नहीं हो सकती। लेकिन तभी उसका सामना अपनी हकीकत से हुआ और वो अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, ये सब बेकार की बातों का कोई मतलब नहीं है अभी। अपने अरमानों का टुकड़ा उठाकर यहाँ से चले जाओ, उसी में सबकी भलाई है, समझे तुम? श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, शायद ठीक से सुना नहीं तुमने जान, कि मैं यहाँ सगाई के लिए आया हूँ, और वो लिए बिना मैं कैसे यहाँ से जा सकता हूँ? आखिर अपनी जान का होने वाला पति हूँ मैं, और दूल्हा चला गया तो फंक्शन किस बात का रह जाएगा फिर? अब तो सगाई की अंगूठी तुम्हारे हाथों से अपनी उंगलियों में पहन कर ही यहाँ से जाऊंगा ना। अपनी मॉम को बताऊंगा कि मैंने उनके लिए बिल्कुल डॉल जैसी सुंदर बहू ढूंढी है। वो बहुत खुश होंगी, देखना। स्तुति उसे अपने एक हाथ से उसके सीने पर मारकर उसे पीछे धकेलते हुए बोली, मानते क्यों नहीं हो तुम आखिर? श्लोक उसका हाथ पकड़कर बोला, क्योंकि प्यार करता हूँ तुमसे जान। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। उसकी बात सुनकर स्तुति भी एक पल को सम्मोहित हो रही थी उसकी बात पर, और वहीं मोक्ष का जलन के मारे बुरा हाल हो रहा था। स्तुति ने होश में आते हुए और खुद को संभालते हुए उसके हाथ को जोर से झटक दिया। गुस्से से वो बोली, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना।
तो आखिर क्यों बार बार एक ही बात करते रहते हो? फिर हाथ जोड़ते हुए बोली, हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे सामने मिस्टर, जो भी नाम है तुम्हारा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी जिंदगी का सुकून मत छीनो प्लीज। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आखिर जो मेरे पीछे पड़े हुए हो इस तरह से? प्लीज चले जाओ हमसे दूर। अगर तुम्हारे और मोक्ष के बीच कोई बिजनेस राइवलरी है तो उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, लेकिन प्लीज़ अब ये सब यहीं ख़त्म कर दो और ऐसी हरकतें करना बंद कर दो प्लीज़। श्लोक उसके हाथ नीचे करते हुए बोला, हाँ थी राइवलरी, लेकिन अब ये जो मैं सब कर रहा हूँ वो किसी राइवलरी के चलते नहीं कर रहा हूँ। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर माइक हाथ में लेकर बोलने लगा, आज आप सभी के सामने मैं श्लोक उपाध्याय ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं स्तुति से प्यार करता हूँ। मैं इनका मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ इससे, और ये बात मैं पूरी दुनिया के सामने भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ आज अगर किसी की सगाई होगी स्तुति से तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, और ऐसा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। फिर मोक्ष की तरफ देखते हुए, कुछ भी? उसकी ये बातें और स्तुति के लिए प्यार का इजहार सुनकर मोक्ष के मम डैड और स्तुति के मम्मी पापा भी हैरानी से उसे देखने लगे। स्तुति के लिए अब पानी सर से ऊपर जा रहा था तो वो गुस्से में उसकी ओर बढ़ी और उसे कंधे से पकड़कर गुस्से से घूरती हुई बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? बंद करो ये तमाशा और जाओ यहाँ से। श्लोक नामे गर्दन हिलाते हुए टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ सॉरी जान, लेकिन तुम्हारी सारी बातें मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात को छोड़कर। और हाँ, पागल तो मैं हो चुका हूँ, पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ मैं। और मुझे पागल तुमने किया है, तुम्हारे प्यार ने किया है मुझे पागल जान। और ये पागलपन अब मेरे जीते जी कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ शांत जरूर हो सकता है, लेकिन बशर्ते तुम मेरे पास रहो हमेशा, मुझे और मेरे पागलपन को शांत करने के लिए। इसलिए अगर आज तुमने मुझसे सगाई नहीं की तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज इस मोक्ष का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर उसने उस आदमी को इशारा किया जिसकी गन पॉइंट पर मोक्ष इस वक्त था। श्लोक का इशारा पाते ही वो आदमी और सतर्क हो गया और उसने अपना हाथ ट्रिगर पर रख लिया, जिससे मोक्ष की मम की चीख निकल गई और स्तुति भी जोर से चिल्लाई। मोक्ष, श्लोक बोला, अभी वो एकदम ठीक है जान, और ठीक रह भी सकता है अगर तुम एक बार हाँ कर दो तो बस, मुझसे सगाई करने के लिए। वरना तुम जानती हो ना मैं कितना जिद्दी हूँ। स्तुति कुछ नहीं बोली तो श्लोक बोला, बोलो ना जान, जितना लेट तुम जवाब दोगी उतना ही बेचारा मोक्ष मौत के करीब जाएगा, इसलिए सोच लो जल्दी से। स्तुति रोते हुए बोली, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मोक्ष को छोड़ दो ना प्लीज। छोड़ूंगा अभी इसी वक्त, बस जैसे ही मेरे हाथ में तुम्हारी और तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की अंगूठी आ जाएगी उसी पल वो आजाद। आई प्रॉमिस। बंदा भी कुछ बोलने को हुई तो स्तुति ने उसे इशारे से रुकने के लिए कह दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ तुमसे सगाई करने के लिए, लेकिन उसी वक्त तुम मोक्ष को छोड़ दोगे। आई प्रॉमिस यू। पक्का? तभी मोक्ष बोला, क्या कर रही हो तुम स्तुति? पागल हो क्या? ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पुलिस आ जाएगी और इसका ये खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती स्तुति, यह मुझे कुछ नहीं करेगा। तुम यूं ही इससे डर रही हो। बस कुछ देर और रुक जाओ स्तुति, जल्दीबाजी मत करो प्लीज। स्तुति रोते हुए बोली, नहीं मोक्ष, मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती हूँ। मुझे यह सिचुएशन अपने तरीके से ही हैंडल करनी पड़ेगी। मैं अपनी खातिर तुम्हारी जान को दांव पर नहीं लगा सकती हूँ मोक्ष। ये सब अगर मेरी वजह से हो रहा है तो इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। कल को मेरी वजह से तुम्हारे परिवार पर कोई मुसीबत आ गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने जो फैसला लिया है मैं उसी के साथ चलूंगी। मोक्ष गुस्से से बोला, पागल हो गई हो क्या तुम स्तुति? ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगी हो अचानक से? तुम्हारा परिवार मेरी वजह से मुसीबत आएगी, ये वो कुछ भी बोले जा रही हो? मेरा तुम्हारा कब से हो गया हमारे बीच में स्तुति? तुम घबराओ मत, बस एक बार मैं इसकी कैद से छूट जाऊं, फिर इससे बताता हूँ कि पीठ पर वार कैसे किया जाता है। श्लोक बोला, बस करो अब तुम अपना यह मेलो ड्रामा। मेरी जान ने अपना फैसला ले लिया है कि वो मुझसे सगाई करेगी,
इसलिए अब वो उसी फैसले पर कायम रहेगी। तो अब देर किस बात की, दूल्हा भी तैयार है और दुल्हन भी, तो सगाई का कार्यक्रम किया जाए। फिर वो पंडित जी से बोला, चलिए पंडित जी, जल्दी से अपना वो मंत्र पढ़िए, ताकि मैं और जान एक दूसरे को अंगूठी पहनाए जल्दी से। बेचारे पंडित ने डर के मारे मंत्र बोलने शुरू कर दिए। स्तुति के पापा और मम्मी भी कुछ बोलने को हुए थे, लेकिन स्तुति ने उन्हें भी चुप करवा दिया था। स्तुति ने किसी को भी कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया था। पंडित ने मंत्र बोला और फिर बोला, चलिए अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। यह सुनते ही श्लोक की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई और स्तुति ने एक आह भरी। श्लोक ने जल्दी से अंगूठी निकाली और स्तुति का हाथ बड़े प्यार से पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। और उसी के साथ स्तुति ने अपनी आंख बंद कर ली और उसकी आंखों में ठहरे हुए आंसू उसके गाल पर आ गए। और ये सब देखते हुए मोक्ष ने भी मजबूरी और बेबसी के कारण अपनी आंखें बंद कर ली। भाई मोक्ष तिल मिला रहा था कि एक बार उसे छोड़ दिया जाए, बस फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा और ना ही स्तुति की इस तरह से सगाई होने देगा। लेकिन स्तुति के कारण वो चुप था बस। श्लोक ने स्तुति का हाथ अंगूठी पहनाने के बाद चूम लिया और बोला, लो जान, आज से तुम 50% मेरी हो गई और बाकी रह गया 50%, वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलो मुझे भी अंगूठी पहना दो और मुझे भी अपना बना लो। वैसे तो मैं तुम्हारा ही हूँ, लेकिन अब ये दुनिया की फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ती है ना, इसलिए कर दो जल्दी से। स्तुति के हाथ कांप रहे थे इस वक्त, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी हाथ आगे बढ़ाने की। तो श्लोक ने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ में अंगूठी पहनाने ही लगा था कि तभी घर में पुलिस की एंट्री हुई और सभी अपनी अपनी जगह पर जैसे जम गए हों। और श्लोक का भी अचानक से हुई प्रक्रिया से हाथ रुक गया, जिसका फायदा स्तुति ने उठाया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया। पुलिस के आते ही मोक्ष भी खुश हो गया। इंस्पेक्टर ने आकर स्तुति के पापा से कहा, जी सर कहिए, आपने ही रिपोर्ट लिखवाई थी ना कि कोई गुंडा आपके घर में आकर गुंडागर्दी कर रहा है। उनके इतना कहते ही मोक्ष जोर से बोल पड़ा, जी हाँ इंस्पेक्टर, सही कहा पापा ने। हमारे घर में एक गुंडा आकर जबरदस्ती कर रहा है और अपनी गुंडागर्दी से हमारे फंक्शन को भी खराब कर दिया है। आप उसे यहाँ से लेकर जाइए प्लीज और उसे जेल में बंद कर दीजिए, ताकि आगे से वो ऐसे किसी के घर में ना घुस पाए। इंस्पेक्टर बिना इधर उधर देखे ही मोक्ष से कहने लगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए खन्ना साहब, हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आगे से हंगामा करना तो दूर बल्कि सोचने से भी डरेगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर हंसने लगा था कि तभी मोक्ष बोला, बिल्कुल इंस्पेक्टर, आप अभी के अभी उसे ले जाइए यहाँ से, इशारा करते हुए। वो रहा उधर। उसके इतना कहते इंस्पेक्टर हंसते हुए उधर देखता है तो एकदम से जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। उसके सामने श्लोक खड़ा था, वो भी मुस्कुराते हुए, और उसकी मुस्कुराहट देखकर इंस्पेक्टर की हंसी अपना रास्ता ही भूल गई जैसे, और आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मोक्ष बोला, इंस्पेक्टर जल्दी से इसे लेकर जाइए यहाँ से और डाल दीजिए जेल में और छोड़िएगा मत, ताकि ये हमें फिर परेशान ना करे कभी। इंस्पेक्टर कुछ बोला नहीं, बस श्लोक की तरफ आंखें फाड़े देखे जा रहा था। तभी स्तुति इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर आप वहाँ क्यों रुके हैं, आगे बढ़िए और इसे हथकड़ी पहनाइए। इंस्पेक्टर की बोलती बंद तो श्लोक ही अपने हाथ आगे करते हुए बोला, जी इंस्पेक्टर साहब आइए ना और पहनाइए मुझे हथकड़ी और लेकर चलिए अपने साथ पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर ने जल्दी से फॉर्म में आते हुए अपना पैर पटकते हुए उसे सलामी दी और हकलाते हुए बोला, जय हिंद सर। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, जय हिंद। उसके इतना कहते ही स्तुति और मोक्ष के साथ साथ वहां खड़े सभी लोगों की आंखें और मुंह हैरानी से खुल गए। इंस्पेक्टर बोला, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। श्लोक आगे बढ़ते हुए, यह सवाल मुझे करना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता क्या। सॉरी सर, मैं बस यूं ही पूछ रहा था, मुझे यहाँ से फोन आया था कि यहाँ कोई गुंडा आया है, इसलिए मैं यहाँ आया था, पर यहाँ तो कोई गुंडा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और आप यहाँ हैं तो किसी गुंडे की हिम्मत हो भी नहीं सकती यहाँ आने की। तभी स्तुति आगे आते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर, यही तो है गुंडा और आप इसे अरेस्ट करने की बजाय इससे बातें कर रहे हैं। इंस्पेक्टर बोला, ये क्या बोल रही हैं आप मैडम, दिमाग तो ठीक है आपका, यह गुंडे नहीं है, गुंडों के यमराज हैं। श्लोक बोला, इंस्पेक्टर इनसे तमीज से बात करो, ये तुम्हारे सर की होने वाली बीवी हैं। इंस्पेक्टर तुरंत बोला, सॉरी सर,
परी आपको गुंडा बोल रही थी इसलिए ऐसा बोला। माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, श्लोक ने कहा। तभी स्तुति बोली, ओ गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। ये सब हो क्या रहा है यहाँ? कौन हो आखिर तुम? श्लोक ने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला और स्तुति के सामने किया, जिसे देखकर स्तुति हैरान रह गई और बोली, तुम तुम एक स्पाई ऑफिसर हो? हाँ जान, सही कहा। फिर आगे बढ़ते हुए बोला, अभी सगाई की रस्म आदि हुई है, अभी तुमने मुझे रिंग नहीं पहनाई है। जल्दी से पहनाओ और रस्म पूरी करो ना। सभी लोगों का ध्यान अभी श्लोक और स्तुति पर था, जिसका फायदा उठाकर मोक्ष ने अपने ऊपर गन ताने आदमी के हाथ से गन छीन ली और आकर सीधे श्लोक के सर पर तान दी, जिससे सब फिर से चौंक गए। कुल मिलाकर एक बॉलीवुड मूवी का ड्रामेटिक सीन चल रहा था। श्लोक के सर पर बंदूक रखकर मोक्ष बोला, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। चलो अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरी बात मानकर, नहीं तो इस गन की सारी गोलियां तुम्हारी खोपड़ी में उतार दूंगा, समझे? श्लोक डरने की जगह मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा इस तरह से? सॉरी, लेकिन तुम चाहे 100 गोलियां भी मेरे सर में डाल दो, तब भी मैं यह रस्म पूरी किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। स्तुति के हाथ से अपनी रिंग अब मैं पहन कर ही रहूंगा। इतना कहकर उसने स्तुति का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। श्लोक स्तुति को अपने पास लाकर बोला, कहा था ना तुमसे कि जान बसती है मेरी इसमें, अब चाहे कुछ हो जाए किसी और का होने नहीं दूंगा इसे। कोई अब मेरे शरीर से आखिरी सांस तक छीन ले, लेकिन फिर भी मेरी मोहब्बत कम नहीं कर पाएगा और ना ही मुझे रोक पाएगा। इतना कहकर उसने स्तुति का हाथ पकड़ा और उसके हाथों से अपनी उंगली में रिंग पहन ली। मोक्ष देखता रह गया और स्तुति ने झट से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वा लिया और खींचकर एक थप्पड़ श्लोक के गाल पर मार दिया। मोक्ष भी स्तुति की इस जेस्चर से हैरान हो गया। श्लोक ने स्तुति की तरफ देखा। स्तुति की आंखों में पानी था और कहीं ना कहीं गुस्सा भी। वो गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ अब। कब से देख रही हूँ, जितना बर्दाश्त कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हद पार किए जा रहे हो। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? मेरा कोई रिश्ता नहीं है तुमसे और ना कभी हो सकता है। अब निकलो यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो मैं। श्लोक मुस्कुराते हुए, नहीं तो क्या जान, पुलिस बुला लोगी और मुझे अरेस्ट करवा दोगी? करवा दो, पुलिस तो है ही यहाँ, और मैं तो पहले से ही तुम्हारे इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ। अब और किसी गिरफ्तारी से डर नहीं लगता मुझे। स्तुति बोली, मजाक लग रहा है ना तुम्हें ये सब? हाँ। अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने आगे बढ़कर एक झटके से इंस्पेक्टर के हाथ से गन छीन ली और अपने सर पर रख ली, जिससे सब लोग एकदम से डर गए। स्तुति की माँ की तो चीख निकल गई और उसके पापा और मोक्ष भी डर गए। श्लोक की तो जैसे धड़कन ही थम गई हो स्तुति के सर पर गन देखकर। स्तुति श्लोक की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुमने अब मेरी बात नहीं मानी ना, तो इस गन का ट्रिगर दबाने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। मैं खुद को ही खत्म कर डालूंगी। और मैं ये कोई धमकी नहीं दे रही, बल्कि साफ साफ बता रही हूँ तुम्हें, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं खुद को गोली मार लूंगी। श्लोक एकदम से आगे बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं स्तुति, प्लीज ऐसा मत करना। उसे आगे बढ़ते देख स्तुति 2 कदम और पीछे चली गई और बोली, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना गोली चला दूंगी मैं। वहीं खड़े रहो, दूर रहो मुझसे। मोक्ष भी डरते हुए बोला, स्तुति, ये क्या कर रही हो तुम? गन नीचे करो, पागल मत बनो, गोली चल जाएगी, और इस इंसान के लिए खुद को क्यों नुकसान पहुंचाने पर तुली हो? प्लीज गन छोड़ दो, नीचे कर दो। तुम्हें कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? मत करो ऐसा बचपना प्लीज। नहीं मोक्ष, आज नहीं। आज आर्य पार करके रहूंगी मैं। आज मैं या तो ये तमाशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, या फिर खुद को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, ताकि आगे से मेरी वजह से कोई तमाशा ना हो। ये इंसान मेरी ही वजह से ये सब कर रहा है ना, तो जब मैं ही नहीं रहूंगी तो ये ऐसा सब फिर नहीं करेगा ना। श्लोक बोला, स्तुति, घर नीचे कर दो प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। तुम तुम प्लीज जिद छोड़ दो। अगर तुम्हें जरा सी भी खरोंच आई ना, तो तुम्हारी कसम आग लगा दूंगा मैं दुनिया को। याद रखो, जान हो तुम मेरी, और अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, तो ये श्लोक उपाध्याय खुद को भी तबाह कर लेगा। गन नीचे करो अभी के अभी। बात मानो मेरी, वो असली गन है, मान जाओ प्लीज। स्तुति ना कुछ बोली और ना ही कुछ रिएक्ट किया। श्लोक बोला, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। आई प्रॉमिस यू। प्लीज अब ये गन मुझे दे दो, तुम्हारी बात मानूंगा मैं प्लीज। वो बिल्कुल एक बच्चे की तरह स्तुति से रिक्वेस्ट कर रहा था।
गन वापस देने के लिए। वो पूरी तरह से डर गया था कि कहीं सच में स्तुति ने गन चला ली तो उसका क्या होगा। वो उसकी छोटी सी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कैसे बर्दाश्त करेगा भला। वो हाथ जोड़ते हुए आगे बोला, स्तुति प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरे पास पहले से कुछ नहीं खोने को, तुम्हारे और मॉम के अलावा। अगर तुम दोनों में से एक भी मुझे छोड़कर गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा प्लीज। वो ऐसा कहते हुए लगभग रो ही पड़ा था। वहां खड़े लोग भी ये देखकर हैरान थे कि जो शख्स अभी थोड़ी देर पहले सबको उंगलियों पर नचा रहा था, अब वो ऐसे बच्चों की तरह खुद रो रहा है, अपने प्यार के सामने भीख मांग रहा है। स्तुति बोली, ठीक है, मैं ये गन तुम्हें दे दूंगी, लेकिन पहले तुम ये वादा करो कि तुम अभी यहाँ से चले जाओगे। अगर वादा करते हो तो यह गन नीचे होगा, वरना नहीं। श्लोक एक लंबी आह भरते हुए बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अगर तुम्हारी जिंदगी की कीमत यही है और तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, चला जाऊंगा। इतना कहते हुए वो रोते रोते जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। स्तुति ने गन नीचे फेंक दी, जिससे सभी की जान में जान आई। श्लोक ने गन गिरने की आवाज से चेहरा उठाकर देखा तो स्तुति वैसे ही खड़ी थी, अभी भी, लेकिन हाथ में गन नहीं थी। स्तुति की मम्मी और मोक्ष की माँ ने आकर स्तुति को थामा और स्तुति की मम्मी उसे अच्छी तरह से देखने लगी और रोते हुए उसका चेहरा चूमने लगी और बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो बेटा। पता है मैं कितना डर गई थी। तुम ठीक हो ना। स्तुति कुछ नहीं बोली और सीधे जाकर सामने जमीन पर बैठे हुए श्लोक के सामने वो भी घुटनों के बल बैठ गई और श्लोक की आंखों में उसने आंसू देखे। एक स्टेटमेंट बना रहने वाला शख्स जो लगता था कि कभी दुखी नहीं हो सकता, आज वो रो रहा है। श्लोक आंसुओं से भरी आंखों से स्तुति को देख रहा था। वो बोला, बहुत चालाक हो ना जान, जानती हो ना कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। और वही मेरी कमजोरी है, और मेरी कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया है तुमने, है ना। फिर हल्का सा भीगी आंखों से ही मुस्कुराते हुए, सही भी है, वो महबूब ही क्या जो मोहब्बत में अपना हक ना जमाए। आखिरकार पूरा हक है तुम्हारा मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर, तो फायदा उठाना तो बनता है ना। चलो तुम्हारे इश्क में ये भी सही। तुम चाहती हो ना चला जाऊं यहाँ से। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछो कि क्या वो चाहता है कि मैं चला जाऊं यहाँ से, या सिर्फ जुबानी ऐसा कह रही है। स्तुति अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मैंने कहा ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से। मुझे सिर्फ अपने परिवार से मतलब है, जिनकी सुख शांति तुम्हारी वजह से भंग हो चुकी है। तुम्हारी वजह से आज इतने मेहमानों के सामने एक बार फिर से उनकी बेइज्जती हुई है। तुमने जानबूझकर किया है ऐसा। तुम मोक्ष के साथ साथ अब मुझसे भी बदला लेना चाहते थे ना। पिछली बार मुझे किडनैप करके तुमने मोक्ष से अपनी रंजिश निकाली थी, और इस बार मेरे साथ निकालना चाहते थे ना। श्लोक नामे से हिलाते हुए बोला, नहीं जान, चाहो तो मुझे बुरा भला कह लो, लेकिन मेरी मोहब्बत को गाली मत दो। ऐसा कहकर मैं तुम्हारे साथ रंजिश, ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम। हाँ, पिछली बार जो किया था वो मैं मानता हूँ, लेकिन इस बार मैंने जो किया सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार की खातिर किया है, क्योंकि नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना। सांस लेना मुश्किल हो जाता है मेरा तुम्हारे बिना। तुम नहीं दिखती हो तो लगता है कि जैसे सब खत्म हो चुका है मेरे लिए, कुछ नहीं बचा मेरे पास। अकेलापन फील होने लगता है। अब बताओ, इससे ज्यादा इश्क क्या ही कर सकता है कोई किसी से। उसकी बातें सुनकर स्तुति का दिल एक बार फिर से धड़क उठा था, लेकिन खुद को कठोर करते हुए वो बोली, ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मुझे दोष मत दो। मैंने तो नहीं कहा कि मुझसे प्यार करो। मैंने नहीं कहा कि आकर ये सब तमाशा करो। मेरी क्या गलती है जो तुम ऐसे सबके सामने मुझे जलील करके सजा दे रहे हो। हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से, बख्श दो मुझे। उसके इतना कहते श्लोक उठकर खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, जा रहा हूँ। उसके इतना कहते स्तुति खड़ी हुई और उसकी तरफ देखा। श्लोक ने प्यार से उसके गाल को छुआ और बोला, जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे दिल से भी चला जाऊंगा। वहां से कभी नहीं जाऊंगा मैं। फिर सिर हिलाते हुए, पता है यही कहोगी ना कि दिल में तो तुम्हारे मैं हूं ही नहीं। तो सुनो, ये कहकर तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो, लेकिन खुद से कैसे बोलोगी। आंखों से दिल का हाल बयान हो जाता है, और तुम्हारी आंखों से साफ साफ देख सकता हूँ तुम्हारे दिल का वो कोना जिसमें मेरे लिए
कोई तो एहसास है जिसका भी तुम्हें एहसास नहीं है। मेरे जानने के बाद एक बार आईने के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखना। अगर तुम्हें मेरा अक्स दिखाई ना दे तो मान लेना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और अगर दिखाई दे तो समझ जाना कि हमारा रिश्ता खुद भोलेनाथ ने जोड़ा है। और हाँ, एक बात और, उसका हाथ पकड़कर जिसमें उसने रिंग पहनाई थी, ये रिंग हमारी सगाई का सबूत है, साक्षी है हमारे रिश्ते का। इसे खुद से दूर मत करना, ये तुम्हें हर पल मेरे प्यार का एहसास दिलाएगी। इतना कहकर उसने उसका हाथ चूम लिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही उसके सारे ऑफिसर्स भी चले गए और उनके पीछे पीछे पुलिस वाले भी। मोक्ष जल्दी से स्तुति की ओर भागा और जैसे ही वो स्तुति के पास पहुंचा, स्तुति बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। सब लोग परेशान होकर उसके पास आ गए। मोक्ष उसे उठाते हुए बोला, स्तुति उठो, क्या हो गया है तुम्हें अचानक से? उठो ना स्तुति। सब लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं उठ रही थी। तो मोक्ष ने जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाया और जल्दी से आने के लिए कहा। फिर उस स्तुति को उठाकर रूम में ले गया। माँ उसे बेड पर लिटा दिया और उसके पास बैठ गया। थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ गए और उसे चेक करने लगे। उसे चेक किया तो मोक्ष जल्दी से बोला, क्या बात है डॉक्टर, स्तुति को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? ये अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? कुछ हुआ तो नहीं ना इसे? ठीक है ना वो? डॉक्टर बोले, काम डाउन मिस्टर खन्ना, इतने सारे सवाल एक साथ, मैं एक एक करके सबके जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले सांस तो ले लीजिए। मोक्ष एक गहरी सांस लेते हुए बोला, माफ़ कीजिए डॉक्टर, एक्चुअली दिमाग काम नहीं कर रहा है, टेंशन के मारे, तो इसलिए। आई एम सॉरी। इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है मिस्टर खन्ना। मैं समझता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं इस वक्त, लेकिन आप घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक है। शायद दिमाग पर किसी चीज़ का बहुत गहरा असर हुआ है, इसलिए इनका दिमाग उस चीज़ को सहन नहीं कर पाया है और स्ट्रेस की वजह से ये बेहोश हो गई। लेकिन अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिए हैं और ये दवाइयाँ लिख दी हैं। आप ले आइए और होश में आने के बाद कुछ खिलाकर ही दवाई दीजिएगा। जल्दी ठीक हो जाएंगी, बस मेक श्योर कि अब ये दिमाग पर कोई लोड ना लें, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और पीछे छोड़ गए सबको टेंशन के माहौल के साथ। मोक्ष जाकर स्तुति के पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा प्यार से। उसकी आंखें भी भीगी हुई थीं। वहीं बेड की दूसरी तरफ बैठी स्तुति की मम्मी डॉक्टर की बात सुनकर और जोर से रोने लगी। मोक्ष उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, चिंता मत करिए माँ, स्तुति बिल्कुल ठीक है, बस स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा और पहले की तरह हो जाएगी। आप देखना, आप चिंता मत कीजिए आप प्लीज़। वो बोली, कैसे चिंता ना करूं बेटा, जब भी मेरी बेटी की ज़िंदगी में खुशियां आने वाली होती हैं तभी कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिससे उसकी खुशियां अधूरी रह जाती हैं। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग जाती है मेरी बच्ची को। मोक्ष की मॉम ने भी उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत कीजिए दीदी आप, हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक है और कोई नज़र नहीं लगेगी हमारी बच्चों की खुशियों को। आज जो कुछ भी हुआ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के कहने भर से हमारे बच्चों का रिश्ता नहीं टूटेगा। आप अभी ये सब मत सोचिए, इस वक्त हमें सिर्फ स्तुति की चिंता करनी है, उसका ख्याल रखना है हमें मिलकर, और हम सब साथ में मिलकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। अब आप शांत हो जाइए और पानी पीजिए। कहते हुए उन्होंने उन्हें पानी पिलाया और बड़ी मुश्किल से कहीं स्तुति की मम्मी को शांत करवाया। अब सबको बस स्तुति के होश में आने का इंतजार था। सबके बीच में बैठा मोक्ष कहीं और ही गुम था। कुछ सोच रहा था वो, और कुछ सोचने के बाद वो एकदम से उठा और बोला, आप सब लोग स्तुति का ख्याल रखना, होश आ जाए उसे तो मुझे फ़ोन करके देना और कुछ खिलाकर दवाई भी दे देना। मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम बेटा? मोक्ष के डैड ने पूछा तो मोक्ष बोला, एक ज़रूरी काम है डैड, जो मुझे पूरा करना है। वैसे आपने अभी मेहमानों से कह दिया? हाँ बेटा, कह दिया है उन्हें कि सब जाएं अपने घर, और जो कुछ हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। वो उदास होते हुए बोले, हाँ चलिए फिर मैं चलता हूँ। कहते हुए वो वहां से निकल गया बिना किसी को बताए। बाहर जाकर उसने गाड़ी में बैठते ही फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। उधर से फ़ोन उठते ही वो बोला, 20 मिनट में मुझे लवर्स पॉइंट पर मिलो, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। इतना कहते हुए उसने कॉल कट किया और फ़ोन को पास वाली सीट पर फेंकते हुए बोला,
आज तो आर्या पार करके ही रहूंगा मैं भी, अब और नहीं बस। इतना कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा ली। थोड़ी देर में वो लवर्स पॉइंट पहुंच गया और गाड़ी से बाहर निकला और सामने देखा तो एक शख्स खाई की ओर चेहरा किए हुए जेब में दोनों हाथ डाले खड़ा था। मोक्ष वहां से उसके पास गया और उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ और बोला, आ गए कायर इंसान। मोक्ष की बात सुनकर वो पलटा, और वो इंसान कौन था ये बताने की जरूरत तो नहीं है अब। जी हाँ, वो श्लोक ही था जिसे मोक्ष ने मिलने बुलाया था। श्लोक पलटा और गहरी आंखों से उसे देखते हुए बोला, कार तो वो होता है जो पीठ पीछे आकर आवाज लगाता है, ना कि वो जो पहले से ही सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार खड़ा हो। बातें तो बहुत आती हैं तुम्हें बड़ी बड़ी, लेकिन हरकतें एकदम ओछी हैं तुम्हारी, बचकानी है। जानते हो ये बात? श्लोक जेब से हाथ निकालकर एक हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, अजी वो इश्क ही क्या जो आपको बच्चा ना बना दे, बच्चों की तरह जिद्दी ना बना दे, तो मोहब्बत ही क्या। मोक्ष ने उसका हाथ झटक दिया और बोला, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि एक लास्ट बार तुम्हें आगाह करने आया हूँ, या सीधे शब्दों में कहूँ तो धमकी देने आया हूँ। साफ साफ यही समझ लो तुम। फिर उसे उंगली दिखाते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, आज के बाद अगर स्तुति के आसपास भटकने की भी कोशिश की तो तुम्हारे खून से मेरे हाथ रंग जाएंगे, ना चाहते हुए भी। आई बात समझ में? श्लोक उसकी उंगली नीचे करते हुए बोला, वैसे याद है तुम्हें, हम दोनों कुछ टाइम पहले ही एक बेली पर मिले थे और ऐसी कुछ बातें हुई थी हमारे बीच में। और उस वक्त भी मैंने बस यही कहा था कि मुझे तुम्हारी या किसी और की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी भड़ास निकालने के लिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन श्लोक उपाध्याय के प्यार की नींव को हिलाने की हिम्मत रख सके ऐसी किसी के बाप की औलाद नहीं। यह बात तक आते आते उसका चिल मूड एकदम से गर्म हो गया और उसकी टोन भी बदल गई। बाप की बात सुनकर मोक्ष को भी गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में श्लोक का कॉलर पकड़ लिया और बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी बाप तक जाने की? हाँ, बात हमारे बीच में हो रही है ना, तो फैमिली तक जाने की जरूरत नहीं है। पहले भी कहा था ना, लेकिन तब भी तुम स्तुति को बीच में लाए थे, जिसकी वजह से आज वही सब दोबारा हो रहा है। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा मैं। स्तुति का ख्याल तो तुम्हें निकालना ही होगा अपने मन से, वरना। इतना कहकर वो चुप हो गया और उसे घूरने लगा। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, वरना क्या? क्या करोगे तुम? जान से मार डालोगे? मार डालो, लेकिन फिर भी स्तुति का ख्याल मेरे दिल से नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि दिल के साथ साथ वो मेरी रूह में बस चुकी है, जहाँ से तुम तो क्या भगवान खुद भी नहीं निकाल सकते उसे। स्तुति मेरी है और मेरी ही रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। आज नहीं तो कल ये बात वो खुद अपने मुंह से कहेगी कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं उसे। यह बात सुनकर मोक्ष को और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से श्लोक के चेहरे पर एक पंच दे मारा। दोनों में हाथापाई होने लगी। कभी मोक्ष श्लोक पर हावी होता तो कभी श्लोक मोक्ष पर भारी पड़ जाता। इसी लड़ाई के चक्कर में वो लोग ये भूल गए कि वो पहाड़ी की एज पर लड़ रहे हैं। इसी खींचातानी में मोक्ष के धक्के की वजह से श्लोक का पैर फिसल गया। उधर एकदम से बेड पर लेटी हुई स्तुति की आंखें घबराहट के मारे खुली और उसने जोर से चीख मार दी और उठकर बैठ गई और जोर से चिल्लाई, नहीं। स्तुति का शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था और धड़कन भी घबराहट के मारे बढ़ गई थी। स्तुति की मम्मी जल्दी से आई और उसके पास बैठकर घबराते हुए बोली, क्या हुआ है स्तुति बेटा? तुम ऐसे डर क्यों गई अचानक से? कोई बुरा सपना देखा क्या? बताओ मुझे, ठीक हो ना तुम? उसका पसीना पोंछते हुए वो बोली। तो स्तुति ने पहले हैरानी से उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने आंखों के इशारे से आश्वस्त किया कि सब ठीक है और वो घबराए नहीं। तो उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, मम्मी मुझे पता नहीं क्यों लेकिन बहुत घबराहट सी फील हो रही है। बहुत डर लग रहा है अचानक से, जैसे जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मम्मी। तभी मोक्ष की मॉम जो स्तुति के लिए जूस लेने गई थी, वो जूस का गिलास लेकर आई और स्तुति को ऐसे घबराया हुआ देखकर वो भी डर गई और जूस का गिलास टेबल पर रखकर आई और स्तुति की मम्मी से पूछा, क्या हुआ है स्तुति, इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? स्तुति की मम्मी बोली, नहीं दीदी, पता नहीं क्यों अचानक से ये घबरा कर उठी और तब से सहमी सहमी सी लग रही है और कह रही है डर लग रहा है इसे कि कुछ बुरा होने वाला है।
इस समय स्तुति अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे रह रहकर श्लोक की याद आई जा रही थी और उसके बारे में ऐसा ख्याल आते ही वो खुद से मन में बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ भला? ऐसा कुछ नहीं होगा। यह सिर्फ एक बुरा सपना ही था, बस, और कुछ नहीं। फिर खुद की ही बात का जवाब देते हुए बोली, मैं भला क्यों उसके लिए परेशान हो रही हूँ? उसे कुछ होगा तो मुझे क्यों बुरा लगेगा भला? मैं क्यों उसके बारे में इतनी फिक्र कर रही हूँ? मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। वो खुद से मन में बातें कर ही रही थी कि तभी उसका ध्यान टूटा जब मोक्ष की मम्मी वहां आकर उसके पास बैठी और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं होगा स्तुति बच्चे, तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन फिक्र मत करो, हम कुछ बुरा नहीं होने देंगे। और अब चलो जल्दी से ये जूस पियो और टेंशन को छू मंतर करो। इतना कहकर उन्होंने उसे जूस का गिलास थमा दिया, लेकिन स्तुति के हाथ कांप रहे थे, जिससे यह साफ पता चल रहा था कि वो सच में घबराई हुई है किसी बात से। लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्होंने उसे बहला फुसलाकर जूस पिलाया और उसे दवाई देकर फिर से सुला दिया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि दिमाग पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है। और वही इस वक्त हो रहा था, जिससे उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए उन्होंने उसे सुला दिया, लेकिन खुद भी वो परेशान तो थे ही। उधर श्लोक का पैर फिसला और वो खाई में जाते हुए बस फिसल कर गिरने ही वाला था कि मोक्ष ने एकदम से आगे होकर उसका हाथ पकड़ लिया। और अब श्लोक आधा खाई में और आधा ऊपर था। एक हाथ उसका मोक्ष के हाथ में था। मोक्ष ने उसे ऊपर खींचने की बजाय वैसे ही पकड़े रखा और बोला, मन तो कर रहा है कि हाथ छोड़ दूं तुम्हारा और गिरने दूं तुम्हें इस खाई में, ताकि तुम्हारा अहंकार भी थोड़ा टूटे। गिरोगे तो पता चलेगी जिंदगी की कीमत और शायद अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। लेकिन फिर सोचा कि चलो एक मौका देकर देख लूं, शायद तुम सुधर जाओ, शायद अपनी गलती का एहसास हो जाए। बताओ अब क्या करना चाहिए? बचा लूं तुम्हें या छोड़ दूं? श्लोक कुछ नहीं बोला, बस वैसे ही मुस्कुराने लगा। और मोक्ष हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, अजीब पागल इंसान हो, मौत के मुंह में खड़े होकर भी मुस्कुरा रहे हो। एहसास भी है इस बात का कि अगर हाथ छूट गया तो क्या होगा? सिर्फ एक सेकंड की दूरी है तुम्हारे और मौत के बीच, और तुम पर कोई असर ही नहीं है। श्लोक मुस्कुराते हुए बोला, अब पागल तो मैं हूं ही, अपनी जान के प्यार में। बाकी अजीब का पता नहीं। और रही बात मेरी मौत से दूरी की, तो मौत से वो डरते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी से प्यार हो, और मुझे अपनी जिंदगी से कोई प्यार नहीं। और मैं तो वैसे भी रोज मौत को जेब में लेकर घूमता हूँ। मोक्ष को श्लोक के मुंह से फिर से स्तुति का जिक्र सुनकर गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोला, बकवास मत करो, एक और बार अगर तुमने स्तुति का नाम लिया ना, तो सच में यहाँ से फेंक दूंगा, और वो भी धक्का मारकर, समझे? श्लोक एकदम से मौके का फायदा उठाते हुए सीधा हो गया, मोक्ष के हाथ का सहारा लेकर, और दोनों खाई से थोड़ा दूर जाकर गिरे पुस होकर। मोक्ष श्लोक के जेस्चर से हैरान हो गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि श्लोक इतनी फुर्ती दिखाएगा। श्लोक उठ गया और मोक्ष भी उठ गया, और दोनों आमने सामने थे एक बार फिर। मोक्ष श्लोक से बोला, देखा मौत का खौफ? अगर नहीं डर लगता मौत से तो क्यों किया ये? लटके रहते थोड़ी देर और वहीं। श्लोक बोला, अगर डर मौत का होता तो इतनी देर नहीं लगाता मैं। और ये जो मैंने किया है वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। ऐसे छोटे छोटे स्टंट तो मैं रोज करता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मारकर तुम स्तुति को जीत जाओगे? वो तुम्हारी हो जाएगी? गलत फहमी में हो। अब तो मुझे मार भी दोगे, फिर भी स्तुति से अलग नहीं कर पाओगे। और ना अब कभी वो तुम्हारी होगी, क्योंकि वो अब मेरी हो चुकी है, दिलो जान से। उसकी आंखों में जरा गौर से देखना एक बार, मैं दिखूंगा तुम्हें। भले ही वो मुझसे नफरत करने का दिखावा करती है, लेकिन दिल में उसके कुछ और ही है मेरे लिए। उसकी बात सुनकर मोक्ष को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसने बेहद गुस्से में श्लोक का कॉलर पकड़ लिया और उसे घूरने लगा। तो श्लोक इस बार मुस्कुराने की बजाय सीरियस होकर बोला, मुझे ऐसे लुक देने की बजाय अगर तुमने स्तुति को प्यार दिया होता तो आज तुम्हें इस बात पर इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो कि स्तुति को तुमसे प्यार नहीं है। कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लेना, या फिर उससे पूछ लेना कि तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर यह कह दे कि वो तुमसे प्यार करती है, तो मैं मान जाऊंगा कि मैं तुम दोनों के बीच आ रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्तुति तुमसे शादी तो कर सकती है, लेकिन प्यार नहीं। फिर उसका हाथ अपने कॉलर से हटाकर 2 कदम उससे साइड में चलते हुए बोला,
प्यार का मतलब सिर्फ शादी करना नहीं होता मिस्टर मोक्ष खन्ना। ना ही प्यार का मतलब एक दूसरे के साथ रहना होता है, और ना ही प्यार मुलाकातों का मोहताज होता है। प्यार तो बिना मिले, बिना एक दूसरे को छुए या बिना देखे भी हो सकता है, क्योंकि प्यार एक एहसास है जिसमें दूरियां मायने नहीं रखती। ना उस शख्स का आपके पास रहना मायने रखता है। मीलों की दूरी पर भी एक दूसरे को बांध कर रखने की ताकत हो, उसे प्यार कहते हैं। जहां आप सामने वाले को लाखों हजारों लोगों के बीच में भी अपना बनाए रखने की ताकत रखते हो। आपको यकीन हो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आ जाए हमारे बीच, लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। हमारे बीच में दूरियां नहीं ला सकता कोई तीसरा। इतना विश्वास और धैर्य होता है प्यार में। फिर उसकी तरफ पलटकर बोला, क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? सोचो जरा, जब भी मैं स्तुति की बात करता हूँ और उसे तुमसे छीनने की बात करता हूँ, तो तुम ऐसे रिएक्ट करते हो जैसे तुम्हें 1% भी भरोसा नहीं है अपने प्यार पर या अपने रिश्ते पर। अगर हो तो तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करो। ऐसा इसलिए है कि तुम लोगों का रिश्ता अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है जहां से इश्क की सीढ़ियां शुरू होती हैं, जहां सांसों से ज्यादा भरोसा हमें अपने चाहने वाले पर होता है। तुम्हें हर पल यही डर रहता है ना कि कहीं मैं तुमसे स्तुति को छीन ना लूं। हालांकि वो तुम्हारे साथ है, अभी तुम्हारे पास है, और तो और वो तुमसे शादी करने को भी तैयार है। फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं है। हूँ, लेकिन मुझे देखो, वो मेरे पास तो क्या, मेरे साथ भी नहीं है। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा कोई डर नहीं है। पता है क्यों? उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए मैंने प्यार देखा है। उसकी जुबान से कितना भी कड़वा सुना हो मैंने अपने लिए, लेकिन मुझे उसकी जुबान से ज़्यादा उसकी आंखों पर भरोसा है, जिनमें सच दिखता है। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज आई नो दैट हर हार्ट ओनली बिलोंग्स टू मी, नो मैटर वेयर इज सी और विद होम इज सी। प्यार में सिर्फ प्यार मैटर करता है, बाकी कुछ नहीं। ना उसका लोगों की भीड़ में होना और ना आपका उससे दूर होना। उसकी बातें सुनकर मैं उस गहरी सोच में पड़ गया एक बार फिर से। वो सोचने लगा कि सच ही तो कह रहा है श्लोक। ऐसा तो कुछ शायद ही नहीं उसके रिश्ते में। लेकिन फिर भी उसने श्लोक की बातों को किनारे किया और उसके पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कोशिश अच्छी थी, लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी बेतुकी बातों से मैनिपुलेट नहीं होने वाला। इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो। और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद अगर स्तुति के बारे में सोचा भी, तो अगली बार तुम्हारा हाथ थामने की बजाय खुद तुम्हें इस खाई में धकेलूंगा, उसे उंगली दिखाते हुए। समझे? याद रखना। इतना कहकर वो वहां से चला गया और अपनी गाड़ी में बैठकर उसके जाने के बाद श्लोक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, समझ नहीं आ रहा है कि यह समझा मुझे रहा था या अपने आप को। इतना कहकर वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा, और गाड़ी में जाते हुए उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया और गाना बजने लगा, जिसे सुनकर श्लोक ने म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा तेज किया। गाना था, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। यह लिरिक्स सुनकर वो मुस्कुराते हुए गाना सुनने लगा और सामने रास्ते की तरफ देखते हुए खुद से बोला, सच में जान, तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस तुम आ जाओ मेरे पास हमेशा के लिए। नहीं रह जाता अब तुम्हारे बिना। वो खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी मम का फ़ोन आया और श्लोक ने फ़ोन उठाया तो वो बोली, श्लोक बेटा, मुझे समझ में नहीं आता कि इस घर में हम दोनों रहते हैं या मैं अकेली। वो थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए बोली, ना तुम्हारे आने का टाइम ना जाने का टाइम, और मैं यहाँ तुम्हारी वेट ही करती रहती हूँ कि तुम आओ तो खाना खाऊं। मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता। उनके इतना कहते ही श्लोक बोला, ओ मेरी प्यारी सी भोली सी मम, बस 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। आप बस खाना परोस कर रखिए, आज हम दोनों साथ में ही खाना खाएंगे। मम बोली, चल चल, मुझे मस्का मत लगा अभी। अरे मम, मस्का नहीं लगा रहा, सच में पिछले कुछ दिनों से काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए बस आपको टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन आज हम पक्का साथ में खाना खाएंगे और फिर मैं आपकी गोद में सर रख कर सोऊंगा। ठीक है, वो भोला सा चेहरा बनाते हुए बोला तो मम हंसते हुए बोली, अच्छा चल ठीक है मेरे ड्रामेबाज, अब जल्दी से आ जा, बहुत भूख लगी है मुझे, बस 10 मिनट मॉम। इतना कहकर उसने फ़ोन काटा
और गाड़ी अपने घर की तरफ मोड़ दी। उधर मोक्ष गाड़ी चलाते हुए सिर्फ श्लोक की बातों को सोचे जा रहा था। श्लोक की बातें उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर कर रही थी। वो इतनी गहरी सोच में पड़ा हुआ था कि उसे ये ध्यान भी नहीं रहा कि वो गाड़ी चला रहा है। तभी अचानक से एक गाड़ी उसके सामने से तेजी से आई और हॉर्न बजने लगा, जिससे मोक्ष का ध्यान भटका और उसने एकदम से गाड़ी को साइड किया और एक जोरदार ब्रेक लगा दी, जिससे बचाव हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोला, मोक्ष, तुम क्यों उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? आखिर ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो कह रहा था। वो जानबूझकर तुम्हें उकसाता है ताकि अपने मंसूबों में कामयाब हो सके। लेकिन मैं भी मोक्ष खन्ना हूँ, इतनी आसानी से उसे खुद को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। उसे जो कहना है कहने दो। इस वक्त स्थिति को तुम्हारी ज़रूरत है, उसके परिवार को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए उस पर ध्यान दो। इतना कहते हुए उसने अपने दिमाग को शांत किया और घर चल दिया। स्तुति को अब होश भी आ चुका था और वो थोड़ा बेटर भी फील कर रही थी। मोक्ष आया तो स्तुति की मम्मी उसे खाना खिला रही थी। मोक्ष के आते ही वो बोली, अच्छा मोक्ष बेटा, मैं अब चलती हूँ। मुझे इसके पापा को दवाई देनी है, तो तुम इसे खाना खिला दोगे? मोक्ष मुस्कुराते हुए बोला, जी क्यों नहीं मम्मी, आप जाइए, मैं खिला देता हूँ। तभी वो वहां से चली गई और मोक्ष आकर स्तुति के पास बैठा और स्तुति भी मुस्कुरा दी। मोक्ष उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, फीलिंग बेटर? स्तुति हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, हाँ। मोक्ष ने चावल का एक चम्मच उसकी ओर करते हुए बोला, डरा देती हो मुझे। पता है कितना डर गया था मैं कि क्या हो गया तुम्हें। जान निकल गई थी तुम्हें ऐसे देखकर। आगे से कभी ऐसा मत करना प्लीज। स्तुति ने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से बोली, आई एम सॉरी मोक्ष, मेरी वजह से ही ये सब हो रहा है ना। मुझे पता है मैंने सबको कितना परेशान कर दिया है। मैं ही हूँ इस सब की वजह। इतना कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और मोक्ष ने उसके आंसू पोंछे और उसके सर पर सहलाते हुए बोला, ऐसे नहीं कहते, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, समझी तुम? आगे से ऐसा कभी सोचना भी मत, नहीं तो मार खाओगी। उसकी इस बात पर स्तुति हल्का सा मुस्कुरा दी तो मोक्ष ने इशारे से खाने को कहा, तो स्तुति ने आगे बढ़कर खाना खाना शुरू कर दिया। मोक्ष ने सारा खाना उसे अपने हाथों से खिलाया। वो स्तुति को कंफर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब स्तुति ने खाना खा लिया तो मोक्ष ने उसे दवाई भी खिलाई और आराम करने को कहा, तो स्तुति बोली, अरे मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि आराम ही करती रहूँ। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे नहीं करना कोई आराम बराम। लेकिन स्तुति, अभी तुम्हारे अंदर वीकनेस है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है, इसलिए चुपचाप आराम करो और माइंड को फ्री रखना। कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना। अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी नींद आ रही है और तुम भी आराम करो। सब लोग भी खाना खाकर बस सोने ही जा रहे हैं। ठीक है, स्तुति बेचारी सी शक्ल बनाते हुए बोली, ठीक है सो जाऊंगी। मोक्ष बोला, गुड गर्ल, और उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर वो चला गया। स्तुति भी लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उठकर बालकनी में आ गई और अपनी रूटीन के हिसाब से बस वहां खड़े होकर चांद को निहारने लगी। उधर श्लोक भी अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ था, ग्रे टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहनकर, और एक हाथ में कॉफी लिए वो भी चांद को वैसे ही शिद्दत से निहार रहा था जैसे कि स्तुति। दोनों अपने अपने रूम से सेम टाइम पर चांद की तरफ देख रहे थे। फर्क बस इतना था कि एक कसमकस और उलझन में था और एक की सारी उलझनें खत्म हो चुकी थी। श्लोक की आंखों में नमी उतर आई देखते देखते, क्योंकि उसे स्तुति का उसे वहां से भेजने के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा देना याद आ गया। उसका खुद को गन पॉइंट पर रखना याद आते ही उसकी आंखों में रुके हुए आंसू अपने आप गालों पर लुढ़क आए। वो चांद को देखते हुए बोला, क्या इतना बोझ है मेरे प्यार का तुम पर जान कि तुम मुझसे खुद को दूर रखने के लिए खुद तक को तकलीफ पहुंचाने जा रही थी, बिना यह सोचे समझे कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना। मैं तो पहले से ही लुटा हुआ हूँ जान। तुम्हारी मौजूदगी ही मेरे जीने की वजह है और तुम वही छीनना चाहती थी मुझसे। कैसे, आखिर कैसे तुमने यह सोच लिया कि तुम्हें कुछ होने दूंगा मैं? अगर आज तुम्हें एक आँच भी आती ना, तो तुम्हारी कसम वहाँ खड़े सभी लोग इस बात के गवाह होते कि आज एक चाहने वाले ने अपनी जान के साथ ही मौत को गले लगा लिया, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने का कोई मकसद होता ही नहीं। खैर, अब तुम्हारी कसम की बेड़ियों ने मुझे वहां से जाने पर मजबूर तो कर दिया था, लेकिन अब आगे क्या जान।
तुम अभी भी मेरी मंगेतर हो। मेरे नाम की अंगूठी अभी भी तुम्हारी उंगली में होगी, जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि ये याद आते ही तुम उसे सबसे पहले निकालने की इच्छा रखोगी, लेकिन उसे उतार भी दोगी तो भी ये रिश्ता तो नहीं मिटेगा ना, कि तुम मेरे साथ बन चुकी हो सगाई के रिश्ते में। हम दोनों एक दूसरे से बन चुके हैं। ये भी पता है कि अगर मैं नहीं सोया तो नींद तो तुम्हारी आंखों में भी नहीं होगी। तुम्हारी आंखों के सामने भी वही सब चल रहा होगा जो मेरी आंखों के सामने चल रहा है। उधर सच में स्तुति भी वही सब सोच रही थी जो आज हुआ था। और ये सब आते ही उसे ये याद आया कि श्लोक ने उसे अंगूठी पहनाई थी, और उसी के साथ उसका ध्यान अपने हाथ पर गया और वो गौर से उसे देखने लगी, और उसे श्लोक का उसे अंगूठी पहनाना याद आ गया, और उसने अंगूठी निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।